मैं मोर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत। मौर्यकालीन जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। यहाँ हम साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन जो साहित्यिक स्रोत है उनको धर्मों के आधार पर बांट सकते हैं। बौद्ध साहित्यिक स्रोत, जैन साहित्यिक स्रोत, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत। पहले लेते हैं बौद्ध साहित्यिक स्रोत। बौद्ध साहित्यिक स्रोत में महाबोधि वंश, दीघ निकाय, जातक कथा, दीपवंश, महावंश, 9वीं और 10वीं शताब्दी, इन पर टीका लिखी गई है। वंशज प्रकाशनी, दिव्य वदान, मौर्य उत्तरकालीन रचना जो चीन तिब्बत के भिक्षु द्वारा लिखी गई है, लामा तारानाथ का विवरण। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा पूर्ववर्ती मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य भद्रभाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य काल की जानकारी देता है। इसके अलावा पुण्य श्रावक कथाकोश, राजविलावली कथा के अनुसार चंद्रगुप्त ने भद्रभाहु से जैन धर्म दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया। इन ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा संलेखना पद्धति से स्वर्ण कर्नाटक में शरीर त्याग दिया। भगवती सूत्र बिंदुसार को जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। भद्रभाहु का क्लप सूत्र, हेमचंद्र का प्रशिष्ट हिस्ट्री पुराण, ये भी हमें जानकारी मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। सलेखन क्या है? इसमें चंद्रगुप्त की जीवन कुछ घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सलेखन है भूखे उपवास रहकर प्राण त्यागना, इसे हम सलेखन कहते हैं। तीसरा है ब्राह्मण साहित्य पुराण। वायु पुराण की रचना गुप्त काल में हुई, लेकिन मौर्य काल की जानकारी भी मिलती है। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार या अमित्रघात कहा गया है। देसी साहित्य, लौकिक साहित्य, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल कुलीन कहा गया है। ये मौर्योत्तरकालीन ग्रंथ है। सोमदेव का कथा सरिता सागर, सैमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, तमिल कवियों की रचना, परनार, मामूलनार की रचना, ये दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र का जो विवरण है वो क्या है, तो हम देखते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का लेखक विष्णुगुप्त चाणक्य था, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। ब्राह्मण बौद्ध ग्रंथों से उसके जीवन के विषय जो सूचना मिलती है उससे स्पष्ट है कि वह तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। वे 2 शास्त्रों का ज्ञाता था। तक्षशिला शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य था, परंतु स्वभाव से रूढ़िवादी तथा क्रोधी था। पुराणों में उसे द्विज शब्द श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कहा जाता है एक बार नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला में उसे अपमानित किया। उससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली। चंद्रगुप्त मौर्य को अपना अस्त्र बनाकर उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन था। जैन ग्रंथों से पता चलता है चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कुछ समय तक बिंदुसार के समय भी वह चाणक्य प्रधानमंत्री बना। आगे चलकर उसने शासन कार्य त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया तथा वन में तपस्या करते हुए उसने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए। राजनीति शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। उसने राजशासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह हिंदू शासनकाल के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में कहीं मुख्य बातें हैं। अर्थशास्त्र एक असांप्रदायिक रचना है जिसका मुख्य विषय सामान्य राज्य और उसके शासन तंत्र का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट का अधिकार क्षेत्र हिमालय से लेकर समुद्र तट तक बताया है, जो इस बात का सूचक है कौटिल्य विस्तृत साम्राज्य से परिचित था। अर्थशास्त्र मुख्यतः विभागीय दृष्टिकोण का ही वर्णन करता है। नगर तथा सेना की परिषदों के स्वरूप का ऐसा शक्य होने के कारण इसमें उल्लेख नहीं है। भारतीय लेखकों में अपने नाम का उल्लेख अन्य पुरुष में करने की प्रथा रही है। अतः यदि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अपना उल्लेख अन्य पुरुषों में किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्वयं इस ग्रंथ का रचयिता नहीं था। मेघस्तनीज का संपूर्ण विवरण भी हमें उपलब्ध नहीं होता। संभवतः कौटिल्य का उल्लेख उन अंशों में हुआ जो अप्राप्य है। पतंजलि, बिंदुसार, अशोक के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या इन दोनों के अनैतिहासिक माना जा सकता है? देश से पाणिनि तथा कहते सूत्रों की व्याख्या करना था, न कि इतिहास लिखना।
कौटिल्य जिस समय समाज का चित्रण करता है उसमें नियोग प्रथा, विधवा विवाह आदि का प्रचलन था। यह प्रथा मौर्यगण समाज में उसने युक्त शब्द का प्रयोग अधिकारी के अर्थ में किया है। यही शब्द अशोक के लेखों में भी आया है। इसमें रुद्र, कंबोज, लिच्छवी, मल आदि गणराज्यों को उल्लेख है जो इस बात के सूचक है। ये ग्रंथ मौर्य युग के आरंभ में लिखा गया। इस प्रकार अर्थशास्त्र में बौद्धों के प्रति बहुत कम सम्मान प्रदर्शित किया गया तथा लोगों को अपने परिवार पोषण की व्यवस्था किए गए बिना संन्यास ग्रहण करने से रोका गया है। इससे ही सूचित होता है कि बौद्ध धर्म लोकप्रिय होने के पूर्व यह ग्रंथ लिखा गया। उल्लेखनीय है कौटिल्य सभा तथा मेगस्थनीज के वर्णन में कई समानताएं भी हैं। मेगस्थनीज के समान कौटिल्य भी लिखता है कि चंद्रगुप्त जब आखेट के लिए निकलता था तो उसके राज की जुलूस चलता था, सड़कों की कड़ी सुरक्षा रखी जाती थी। दोनों में बताते हैं कि सम्राट के अंगरक्षक महिलाएं होती थी, सम्राट अपने शरीर में मालिश करवाता था। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 180 प्रकरण है। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। सामशास्त्री के अनुसार वर्तमान में भी इतने ही श्लोक है। कौटिल्य के शासन का आदर्श बड़ा ही उदार था। उसने अपने ग्रंथ में जिस विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया उसमें प्रजा का हित ही राजा का चरम लक्ष्य है। वास्तव में यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के ज्ञान के लिए बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार है। कौटिल्य मात्र राजनीति विशारद ही नहीं था, अपितु वह राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में नए सिद्धांत का प्रतिपादक भी था। बाद के लेखकों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उसके नाम का उल्लेख किया। राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण के क्षेत्र में पढ़ने की अष्टाध्यायी का है। अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थशास्त्र के लेखक को चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। यह ग्रंथ मौर्योत्तर काल में भी जानकारी देता है। तीसरी सदी तक की जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। अर्थशास्त्र में 4000 श्लोक, 15 अधिकरण, भाग, 180 उपभाग संस्कृत भाषा तथा एक गद्य पद्य में लिखा गया है। अर्थशास्त्र शैली कुम्हार शैली कहा गया है। 1904-5 में सामशास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि मूल ग्रंथ खोज और अनुवाद किया। इसी ग्रंथ में छोटे से राज्य का वर्णन है। तो इस ग्रंथ में न तो पाटलिपुत्र का न किसी मौर्य शासक का नाम मिलता है। अशोक और अर्थशास्त्र दोनों समकालीन है क्योंकि अशोक के साहित्य में अर्थशास्त्र दोनों में एक जैसे शब्द मिलते हैं। पतंजलि के उल्लेख में कौटिल्य का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अमात्य राक्षस गणानंद का दरबारी था जो कौटिल्य के समान कूटनीतिज्ञ था। अर्थशास्त्र के अधिकरणों का विवरण। प्रथम अधिकरण में राजतत्व की अवधारणा मिलती है। यहाँ पर पहली बार चक्रवर्ती शासक का उल्लेख है, परंतु इस अवधारणा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि अधिकांश मौर्य शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी नहीं थे। दूसरे अधिकरण में नागरिक प्रशासन का उल्लेख है। तीसरे और चौथे अधिकरण में दीवानी कानून, फौजदारी कानून और व्यक्तिगत कानून का उल्लेख है। पांचवें अधिकरण में राजा, अधिकारी, कर्मचारी, कर्तव्य उत्तरदायित्व का उल्लेख है। छठा अधिकरण सप्ताह सिद्धांत, 7 अंग, सामी, राजा, जनपद, क्षेत्र, कोष, खजाना, सेना, दुर्ग, मंत्री, मित्र आदि का उल्लेख है। आठवां अधिकरण शत्रु के शामिल किया गया है। 7 से 15वें अधिकरण में 9 अधिकरणों में शत्रु देश में राजा की विजय, संधि, शत्रु देश को जीतने के प्रयास, गुप्तचर प्रणाली, दंड आदि का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा गया है। अर्थशास्त्र ने नगर के उत्तरी भाग को देवताओं एवं ब्राह्मणों के निवास के लिए उपयुक्त बताया। इसमें गन्ना एक की खेती को निकृष्ट बताया क्योंकि परिश्रम ज़्यादा लगता है परंतु फल कम प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में राजा की 3 प्रकार की विजय बताई। धर्म विजय, पराजित शासक से जुर्माना वसूल कर उसे पुनः स्थापित करना, लोक विजय, पराजित शासक के अधिकांश क्षेत्र को हड़प लेना, बड़ी मात्रा में धन की मांग करना, असुर विजय, पराजित शासक को संपूर्ण राज्य छीन लेना। अर्थशास्त्र में उत्तरापद दक्षिणापद का उल्लेख मिलता है। दक्षिणापद को आर्थिक लाभ की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि उसमें बहुमूल्य रत्न मिलते हैं। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं, संचार, घुमंतु, संस्था, समुदाय के रूप में। अर्थशास्त्र में गैर ब्राह्मण मतवादियों को पाषंड कहा है। इसमें कुछ स्थानों के लिए विशिष्ट वस्तु के लिए ही हुआ। मगध बाट बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अंग और मगध हाथियों के लिए, कंबोज घोड़ों के लिए, नेपाल कंबल के लिए नेपाल, घोड़ों के लिए कंबोज, हाथियों के लिए अंग और मगध, बाट बनाने के लिए मगध।
ये थे देसी साहित्य, ब्राह्मण और विदेशी स्रोत। विदेशी साहित्य में अगर हम बात करें तो मेगस्थनीज 304 से 299 ईस्वी पूर्व पाठ में रहा। मूलतः ये ग्रंथ अनुपलब्ध है, अतः समकालीन प्रवर्ती यूनानी इतिहासकारों ने इसके विवरण से इंडिका में लिखी गई बातों की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज की इंडिका के अलावा अन्य भी स्रोत है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोशिया छत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। संभवतः ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ। मेगस्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में रहकर उसने कुछ देखा सुना, उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। दुर्भाग्यवश वह ग्रंथ मूल रूप से आज प्राप्त नहीं है, तथापि उसके अंश यूनानी रोमीय लेखकों एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी की रचनाओं में मिलते हैं। स्ट्रैबो ने मेगस्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य अवश्य कहा है। ये सत्य है कि मेगस्थनीज का विवरण पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। एक विदेशी तथा भारतीय भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं को न समझ सकने के कारण उसने यत्र तत्र अनगढ़ बातें लिख डाली, परंतु केवल इस आधार पर उसे पूर्ण रूप से झूठा नहीं कहा जा सकता। उसके विवरण का ऐतिहासिक मूल्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है मौर्य युग में शांति समृद्धि व्याप्त थी, जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि उर्वर थी, लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे, शादी का जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय साहसी, वीर तथा सत्यवादी होते थे। उनकी वेशभूषा सादी होती। गेहूँ जो प्रमुख खाद्यान्न थे। मेगस्थनीज के अनुसार समाज के 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगस्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उनके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनसियस तथा हेरक्लीज की पूजा करते हैं, परंतु इसे शिव तथा कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। डियोनसियस शिव, हेरक्लीज कृष्ण। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र की काफ़ी प्रशंसा की। वह लिखता है, गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित यह पूरी भारत का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ 80 स्टेडिया 16 किलोमीटर लंबा तथा 15 स्टेडिया 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर चारों ओर एक ऊंची दीवार से घिरा था जिसके 64 तोरण द्वार तथा 570 बुरुज थे। नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। नगर के मध्य चंद्रगुप्त का विशाल राजप्रसाद स्थित था। मेगस्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में सुशा तथा एकवटना के राजमहल से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। मेगस्थनीज के विवरण में मौर्य सम्राट की कर्मठता तथा कार्यकुशलता की सूचना मिलती है। वह लिखता है, राजा सदा प्रजा के आवेदनों को सुनता रहता था। दंड विधान कठोर थे, अपराध बहुत कम होते थे, जबकि सामान्य लोग घरों तथा संपत्ति की रखवाली नहीं करते थे। सम्राट अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता था। मेगस्थनीज के विवरण से मौर्य युगीन भारत में व्यापार व्यवसाय में काफ़ी विकसित दशा होने का संकेत मिलता है। उसने व्यापारियों के बड़े वर्ग का उल्लेख किया जिसका समाज में अलग संगठन था। इस प्रकार मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। इंडिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मूलतः इंडिका का नामक ग्रंथ अनुपलब्ध है, अतः समकालीन प्रवर्ती यूनानी इतिहासकारों के विवरण से इंडिका लिखी गई बातों की जानकारी मिलती है। सेकंड के बाद के लेखकों में मेगस्थनीज प्रमुख लेखक है। यूनानी इतिहास के स्ट्रैबो ने कहा है, मेगस्थनीज का विवरण पूर्णतः असत्य, अकल्पनीय है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भूमि की उर्वरता तथा समाज की जानकारी मिलती है। भारत में 7 जातियाँ, 118 जनजातियाँ और 58 नदियाँ बताइए। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र को पालीबोर्था कहा है। समाज में दास व्यवस्था, सत्यप्रथा का अस्तित्व नहीं था। समाज में केवल आर्ष विवाह का प्रचलन था, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। हिंदू विवाह के प्रकार, इनके रिवाज क्या थे? समाज में सामूहिक भोज नहीं होता था। भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ थे, जबकि कुछ वर्षों पहले आए सिकंदर के साथ न्यायकर्ष ने कहा भारत कपड़ों पर लिखते थे। भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। भारतीय को ब्याज पर लेने देने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। भोजन के रूप में चावल का महत्व अधिक। दार्शनिकों की 2 श्रेणियाँ थी, बेकामने पुरोहित जो शिक्षा यज्ञ करवाते थे, सारमेन वनवासी जो तपस्या करते थे। भारत में सोना खोदने के लिए चीते की खाल के वाली चिट्ठियों का उपयोग होता था। भारत मूल निवासी हैं, बाहर से नहीं आए। समाज में डायनिसिस शिव, हेराक्लीज कृष्ण की पूजा होती थी।
दक्षिण भारत में पांड्य राज्य की स्थापना हेराक्लिस की पुत्री पंड्या ने की थी। यहाँ मातृसत्तात्मक समाज तथा ये क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त जर प्रणाली का उल्लेख किया गया है। नगरीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी थे। एग्रोनोमई कृषि सिंचाई से संबंधित तथा सड़क निर्माण से जुड़ा। एरिस्टोनोमई उद्योग व्यापार नियंत्रण एवं कर वसूली तथा विदेशियों की देखभाल करने वाला। नगर प्रशासन 30 सदस्यों की समिति देखती थी। ये था मेगास्थनीज का विवरण। अब अन्य यूनानी इतिहासकार। अन्य यूनानी इतिहासकार में स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, फायान, हेनसांग। इस टेबल के अनुसार मेगास्थनीज का विवरण पूर्णतः सत्य कल्पनीय। प्लूटार्क ने लाविस नामक पुस्तक की रचना की। प्लूटार्क ने लाविस के 57 में से 67 खंड में सिकंदर के भारत आक्रमण के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया। चंद्रगुप्त धनानंद के विरुद्ध सहायता हेतु पंजाब में सिकंदर से मिला था। इसमें चंद्रगुप्त को सामान्य वर्ग का बताया। जस्टिन ये एपिटोम नामक पुस्तक की रचना की। इसने सिकंदर के अभियान का उल्लेख किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कुछ हरकतों से सिकंदर को नाराज कर दिया, ये जस्टिन ने बताया। एरियन इसने एनाविसिस नामक ग्रंथ की रचना की। एनाविसिस में सिकंदर की जीवनी लिखी। इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य की घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। प्लिनी नेचुरलिस्ट्री, टोलेमी की ज्योग्राफी और डियोडोरस। सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन। सिकंदर समकालीन लेखक नियाकर्स, एनिसोक्रेटस, अरिस्टोकुलस थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकारों ने एंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस का है तथा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इन शब्दों का पता सबसे पहले विलियम जोन्स ने लगाया। डेरेस का आक्रमण प्रथम विदेशी आक्रमण था। ये था मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोत।